Hi everyone, Pranav this side. So this lecture is going to be very special because शायद ही ऐसा लेक्चर कहीं एग्जिस्ट करता होगा जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली बिना क्वेश्चंस के ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चंस को जज कर रहे होंगे, यानी कि बिना एमसीक्यू के हम लोग अभी यहीं पर लाइव क्वेश्चन फ्रेम कर रहे होंगे और उसके साथ उनका आंसर्स डिस्कस कर रहे होंगे. तो ऑल पॉसिबिलिटीज विल बी डन एंड डस्टेड हियर and that's how you master a chapter. Okay, so let me begin with this. Pranav this side, by the way. So before I begin with anything, I'll love to tell you about something with regard to Unacademy, that यहाँ पर एक कॉम्बो सेल लगी हुई है बहुत ही खास. तो जो बच्चे अभी 11th में या 12th में हैं उनके लिए बड़ी खास जानकारी कि यार उनके पास अभी नीट यूजी साथ साथ CBSE का भी सब्सक्रिप्शन साथ में वो ले सकते हैं. ठीक है, वो 1 ईयर नीट यूजी प्लस CBSE सब्सक्रिप्शन या 2 साल का ले सकते हैं. तो उनको 10% के साथ साथ एडिशनल 15% डिस्काउंट मिल रहा होगा. ऐसे ही 10% के साथ साथ एडिशनल 20% डिस्काउंट मिल रहा होगा 1 ईयर और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो तुम ये ऑफर अवेल कर सकते हो जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द. और ये सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं, इसमें प्लस का भी मॉडल है, आइकॉनिक का भी मॉडल है. तुम जो चाहे वो मॉडल पर्टिकुलरली ले सकते हो. ठीक है, जो फंडामेंटल डिफरेंस है अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक में वो सिर्फ इतना है तुम्हारे लिए कि आइकॉनिक में तुमको एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलता है. मतलब ये बहुत ही खास चीज़ है, क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे मैं अपनी क्लास की बात करूं तो यार 2000 से 2500 बच्चे रहते हैं क्लास के अंदर. अब उसमें 1-on-1 पर्टिकुलरली मतलब जैसे कि यार एक तुम्हारा पर्सनल लेवल पे टाइम टेबल बनाना, पर्सनल लेवल पे हेल्प आउट करना, ये काम जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में होता है. और ये बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जिसको तुम गलती से भी मिस आउट नहीं कर सकते हो. और बाकी प्लस पर तो तुमको सब कुछ है ही. मतलब बेस्ट ऑफ क्लास, बेस्ट ऑफ कंटेंट, बेस्ट ऑफ टेस्ट सीरीज, क्विजेज, डाउट क्लियरिंग, मतलब भाई साहब एक फुल प्रूफ पैकेज है. और उसमें वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा टाइप, बस वही है तुम्हारे लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ठीक है, तुम दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो. जो 2021 वाले बच्चे हैं ऑब्वियसली वो 3 मंथ का प्रेफर करेंगे. जो 22 वाले या 23 वाले बच्चे हैं, खासकर मैं 11th वालों को तो हाईली रिकमेंड करूंगा वो आइकॉनिक ही ज्वाइन करें. बाकी तुम अपने हिसाब से स्वाद अनुसार जो है सब्सक्रिप्शन लेकर के आ सकते हो प्लस के ऊपर. जब भी ज्वाइन करना ये कोड जो है अप्लाई कर लेना और बाकी काम तुम्हारा डन है. अब आते हैं हम लोग आज के फंडामेंटल्स के ऊपर. अच्छा, उसके पहले एक और चीज़, अगर क्या बोलते हैं, यू कैन ऑल्सो विन ग्रेट स्कॉलरशिप्स फ्रॉम अनअकैडमी कॉम्बैट दैट हैपेंस ऑन एवरी संडे. ठीक है, तुम इसको दे करके 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हो. ठीक है, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है. चलो अब आते हैं सेल डिवीजन के ऊपर. अब देखो सेल डिवीजन में कैसे कैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैं तुम्हारे सामने फेजेस को लिख दे रहा हूँ. ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं मियोसिस 1 के फेजेस को लेकर के प्रोफेज 1 के विदिन, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस हो जाता है. ठीक है, अब मैं यहाँ पर बस बोल रहा हूँ और उसी हिसाब से फेजेस को मार्क कर रहा हूँ कि कब किस में क्या आंसर लगाना होता है. एक सबसे कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि यार सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स या पेयरिंग अप किस फेज में होती है, तो वो जाइगोटीन में होती है. पेयरिंग अप सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बाइवेलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन. ठीक है, दूसरा सबसे कॉमन सा क्वेश्चन निकल करके आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस, बस ध्यान से सुनते चलो और इन लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस को मार्क करते चलो अपने दिमाग में. ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस से कोई कंफ्यूजन ना रहे. हाँ, अब आ जाओ आगे. देखो फिर क्या क्वेश्चन आता है कि किसमें रिकॉम्बिनेशन होता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर्स, क्रॉसिंग ओवर हैपेंस. ठीक है, तो वो आ जाएगा तुम्हारे पास पैकेटीन. फिर पूछता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस टर्मिनलाइजेशन ऑफ कयाज्मा हैपेंस. तो जब भी याद रखना टर्मिनलाइजेशन ऑफ कयाज्मा कहे तो वो डाइकाइनेसिस है. और फिर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस अपीयरेंस ऑफ कयाज्मा हैपेंस, तो लगाओगे डिप्लोटीन. फिर पूछिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस की डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हैपेंस, तो लगाओगे तुम डिप्लोटीन फेज. ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस रिकॉम्बिनेज एंजाइम इज यूज्ड, तो लगाओगे तुम पैकेटीन. फिर तुमसे अगर पूछे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस आई मीन कैन बी रिलेटेड विद लेट प्रोफेज, तो लेट प्रोफेज तुम डाइकाइनेसिस से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह पूरी तरह गायब हो जाती है ना, और कंडेंसेशन जो है कंप्लीट हो जाता है एक तरह से. ठीक है, कंडेंसेशन एक्चुअली देखो एक और कंफ्यूजन है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ तुमको. ठीक है, उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में ही लेता हूँ. फिर पूछता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस कंडेंसेशन बिगिंस, तो ऑब्वियसली यार लेप्टोटीन की बात कर रहे होंगे. सो दिस आर सम वेरी कॉमन क्वेश्चंस फ्रॉम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. फिर एक जहाँ पर कंफ्यूजन और गलतियाँ बहुत होती हैं वो ये कि अगर तुमसे कभी पूछे कि यार जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम की कहानी है, उसमें काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शन है. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम की कहानी है कि कंडेंसेशन कह रहा हूँ या प्रॉपर जो है मतलब बेसिकली जो कि क्रोमैटिन नेट जो है प्रॉपरली कंडेंस होकर ऐसा बन जाए, इसको रिलेटेड में पूछता है. तो ये कब कंप्लीट होता है.
ठीक है। सो बेसिकली अगर कभी क्वेश्चन आए तो याद रखना कि दिस पर्टिकुलर थिंग बिगिंस इन प्रोफेज, ठीक है, दिस पर्टिकुलर थिंग बिगिंस इन प्रोफेज, यानी कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम बिगिंस इन प्रोफेज, और उसके बाद अगर पूछे कंप्लीट्स इन, है ना, कि यू कैन ऑब्जर्व कंप्लीटली कंडेंस्ड क्रोमोसोम, तो हम उसमें यार मेटाफेज हमेशा प्रेफर करेंगे। ये चीज़ याद रखना है इसको दिमाग में, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो माइटोसिस मियोसिस के फेजेस हैं ये ओवरलैपिंग फेजेस हैं, यानी कि जो तुम्हारा लेट प्रोफेज होगा और जो तुम्हारा अर्ली मेटाफेज होगा ये काइंड ऑफ ओवरलैपिंग होगा। इनके ऊपर डायरेक्ट लाइन नहीं है कि हाँ भाई यहाँ प्रोफेज खत्म हो रहा है यहाँ से मेटाफेज शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं है, काइंड ऑफ ओवरलैपिंग फेजेस हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में डाल करके रखना, बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर गलतियाँ बहुत होती हैं। तो कभी पूछे कि कंडेंसेशन बिगिंस इन, तो प्रोफेज, कहीं पूछे वी कैन सी ए कंप्लीटली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स, तो बोलोगे मेटाफेज। याद रखना इस चीज़ को, इस पर बहुत बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेटाफेजिक प्लेट को लेकर के। क्या पूछता है कि मेटाफेजिक प्लेट को लेकर के। अब यार देखो कुछ कॉमन से क्वेश्चंस हैं कि यार सिंगल मेटाफेजिक प्लेट किस में आता है, तो ऑब्वियसली माइटोसिस में आता है और तुम्हारा मियोसिस 2 में आता है, ठीक है। फिर पूछे डबल मेटाफेजिक प्लेट किस में आता है, तो डबल मेटाफेजिक प्लेट आता है तुम्हारा मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में आता है। तो दिस इज ऑल्सो वन वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट इज आंसर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। इसके बाद सबसे जो कॉमन एक प्रॉब्लम आता है दैट इज बेसिकली प्लॉइडी को रिगार्ड में आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि यार ट्रू हैप्लॉइडी आखिरकार मियोसिस में कब आती है। तो याद रखना हमेशा कि ट्रू हैप्लॉइडी मियोसिस में मियोसिस 2 के बाद ही आती है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब ये क्यों होता है, तो अभी मैं तुमको प्लॉइडी वाले प्रॉब्लम्स बताने जा रहा हूं बस कुछ माइक्रो सेकेंड्स के अंदर, वहीं से तुमको क्लैरिटी आ जाएगी। तो याद रखना ट्रू हैप्लॉइडी कम्स आफ्टर मियोसिस 2 ओनली, बट ये भी पूछेगा कि हैप्लॉइड क्या सेल मियोसिस 1 के बाद हो जाता है, तो हमेशा याद रखना यस, सेल मियोसिस 1 के बाद हैप्लॉइड हो जाता है। अब आ जाओ तुमको एक रामबाण इलाज बताएंगे, कुछ गोलों गोले से तुमको सिखा देंगे कि हर तरह का न्यूमेरिकल बनाने की टेक्निक क्या है, ठीक है। तो मैं कुछ गोले बना लेता हूँ सबसे पहले, यहाँ पर 1 2 3 4 और भी कुछ गोले बना दो, 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 गोले बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फेज़ में बनाता हूँ, ठीक है, फेज़ में काम करते हैं। इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल किच किच पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी के लिए ऐसा कर रहा है, समझने हेतु हम कंडेंस करके बना ले रहे हैं, जिससे हमको समझ आए। ऐसा होता नहीं, बट कंडेंस करके सीख लेते हैं हम लोग, है ना, सीखने की लिबर्टी ले रहा हूँ बस मैं, और कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो है कंटेंट को ऐसा कॉपी बना दिए, और उसके बाद जो है धीरे धीरे ड्रॉ कर लेते हैं इसको सही से एक बार, ठीक है। गिव मी सम टाइम, आई विल ड्रॉ एंड आई विल कंप्लीट। और उसके बाद यहाँ पर ऐसे सेम तरीके से रेप्लिकेशन कराते हुए, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कंप्लीट दिस ड्राइंग। कूल। अभी इतना कहानी डन, अभी इससे तुम हर तरह के प्रॉब्लम जो है कर पाओगे, बस इतने सी चीज़ से। देखो यहाँ पर ये अपना पेरेंट है, ठीक है। अगर मैं इसकी प्लॉइडी की बात करूँ तो ये डिप्लॉइड है। अगर मैं कंटेंट की मास की बात करूँ तो कि 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स कह सकते हो, तो मैं इसमें 40 पिकोग्राम कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये चीज़ जो है तुम इसको G1 भी कह सकते हो, ठीक। एस फेज के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, यानी कि G2 में ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो कभी भी बोले G2 तो ये 40 पिकोग्राम का, तुम ध्यान से देख लो कितना हो जाएगा, ये 80 पिकोग्राम, लेकिन प्लॉइडी 2n रहेगी, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 क्रोमेटिड्स तुमको दिख रहे होंगे ओवरऑल, ठीक है। तो 80 पिकोग्राम और 2n या 40 पिकोग्राम 2n। तो इस पे पहला क्वेश्चन आ गया कि फ्रॉम G1 टू G2 फेज जाते वक्त द प्लॉइडी रिमेन्स कांस्टेंट बट द मास क्या बोलते हैं, डबल्स, द मास ऑफ जेनेटिक मटेरियल डबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्यों होता है, पहली बात तो पॉइंट बहुत सिंपल है, बिकॉज दे रिमेन अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर। याद रखोगे सेंट्रोमियर पे जुड़े रहते हैं, इसलिए सारी कहानी चलती रहती है, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से, ये जो तुम प्रोडक्ट देख रहे हो ये माइटोसिस का डॉटर सेल है। किसका डॉटर सेल है, माइटोसिस का डॉटर सेल है। अब माइटोसिस के डॉटर सेल की खास बात कि इसको ध्यान से देखो तो ये डिप्लॉइड है, और ध्यान से देखो तो ये 40 पिकोग्राम का कंटेंट है इसमें, ठीक है। तो 40 पिकोग्राम 2n, 40 पिकोग्राम 2n तुम्हारे सामने अवेलेबल है, इसलिए हम कहते हैं ना कि माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। तो तुम देख सकते हो माइटोसिस की डॉटर सेल यहाँ पर 2n 40 पिकोग्राम के साथ यहाँ पर तुम्हारे सामने अवेलेबल है। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। ये किस हिसाब से बेसिक प्लॉइडी की पॉइंट को तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कभी पूछता है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ डॉटर सेल इफ द मास ऑफ द पेरेंट सेल इज 80 पिकोग्राम। तो याद रखो जितना पेरेंट का मास
उतना ही डॉटर सेल का मास आफ्टर माइटोसिस, जितना पेरेंट की प्लॉइडी उतना ही डॉटर सेल की प्लॉइडी आफ्टर माइटोसिस, ठीक है। फिर असली कंफ्यूजन तो सर मायोसिस में है, सर दिमाग खराब हो जाता है एकदम। अब ध्यान से देखो मायोसिस में क्या कर रहे होगे, तो ये तुम्हारे पास मियोसिस 1 है, ये मियोसिस 1 का डॉटर है। ध्यान से देखना, कंपेरेटिव बता रहा हूं कि अगर ये मियोसिस 1 का डॉटर है तो इसकी प्लॉइडी पर जरा ध्यान दोगे तो ये हैप्लॉइड है, क्योंकि लाल का एक है ग्रीन का एक है। मास की बात करेंगे तो यार हर हैप्लॉइड है, लेकिन फिर भी ये जो रेड वाला है ध्यान से देखो इसमें सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इसका मास कितना, 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स हैं, तो कितना 40 पिकोग्राम। तो इफ यू चेक आउट द डॉटर सेल्स ऑफ मियोसिस 1 एंड द पेरेंट सेल, तो ध्यान से देखो 40 पिकोग्राम डिप्लॉइड haploid. So the products of meiosis 1 are haploid, but the mass of genetic material is same as the mass of genetic material in the parent cell. अब जब मैं कहता हूँ हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड का मतलब होता है आधा। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस मियोसिस 1 के हैप्लॉइड डॉटर सेल में क्या बोलते हैं, मास खाली प्लॉइडी आधी हुई है, मास अभी भी 40 पिकोग्राम है। अब समझ में आया क्यों मैं कहूँगा कि मियोसिस 1 इज नॉट ट्रू हैप्लॉइडी, क्योंकि ट्रू हैप्लॉइडी के लिए मास को भी आधा होना पड़ता है, जो कि यहाँ पर मास आधा हुआ नहीं है, ध्यान दोगे, ठीक है। अब मियोसिस 1 के बाद हो रहा है मियोसिस 2, तो ध्यान रखना इसी मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होने के बाद इस डॉटर सेल का मास देखो तुम, यह हैप्लॉइडी तो आधी रहेगी, लेकिन अब क्योंकि 1 2 ही क्रोमेटिड्स हैं तो कितना 20 पिकोग्राम हो जाएगा ना। जस्ट कंपेयर विद द पेरेंट था 40 पिकोग्राम, ठीक है। पेरेंट जो है तुम्हारा यहाँ पर देखोगे 40 पिकोग्राम, यहाँ देखो 20 पिकोग्राम। तो ध्यान से ऑब्जर्व करें कि द प्लॉइडी इज 2n का n हो गया और 40 पिकोग्राम का 20 पिकोग्राम हो गया, तो ऑब्वियसली मास भी आधा हो गया, ठीक है ना। तो अब समझ में आया कि मियोसिस 2 का जो कॉन्सेप्ट है ओवरऑल कि द प्लॉइडी बिकम्स आधा एंड द मास ऑल्सो बिकम्स आधा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब अगर कभी भी कोई भी तुमसे पूछे, अब जनरल तरीके से क्या पूछता है एग्जाम में, देखो कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, ऐसे बोलेगा कि इफ द मास ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन G2 फेज इज, मान लेते हैं 80 पिकोग्राम, अगर तुमसे कहते हैं कि मास ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज 80 पिकोग्राम इन G2 फेज, तुम ये बताओ मियोसिस 1 के डॉटर सेल क्या होंगे। तो हमेशा इन प्रॉब्लम्स के अप्रोच याद रखो, 80 पिकोग्राम G2 में है, पहली बात याद रखेंगे इसमें कि G2 फेज में 80 है, इसका मतलब ये रेप्लिकेटेड कंटेंट का मास है। तो सबसे पहले G1 का मास नोट डाउन करेंगे, तो 80 है तो 40 पिकोग्राम हो जाएगा G1 के सेल का मास। अब तुमको पता है कि मियोसिस 1 का डॉटर सेल का मास सेम होता है, तो मियोसिस 1 का भी 40 पिकोग्राम हुआ। अब तुमको पता है मियोसिस 2 में ट्रू हैप्लॉइडी आती है, तो 40 पिकोग्राम का हो जाएगा, 20 पिकोग्राम, कहानी खत्म। दैट इज हाउ यू प्रोसीड। अगर इसी में पूछ ले कि माइटोसिस के डॉटर सेल का मास कितना है, तो अपने आप से तुम क्या मेंशन कर दो कि 40 पिकोग्राम का क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 40 पिकोग्राम, क्योंकि पेरेंट और डॉटर का सेम होता है। इतनी सी कहानी होती है। फिर कभी कभी उल्टा पूछता है, ठीक है, ऐसे बोल देगा कि अगर गमीट में, ठीक है, 10 पिकोग्राम जेनेटिक कंटेंट का मास है, तो मुझे ये बताओ कि G2 फेज की मतलब G2 फेज में जेनेटिक कंटेंट का मास क्या होगा। अब तुम्हें पता है यार ये 10 पिकोग्राम गमीट में है, मतलब मियोसिस 2 के डॉटर सेल में होगा ये 10 पिकोग्राम। अब ये जो डॉटर सेल का मास है, ये जो G1 का मास होगा उसका हाफ होगा, याद रखोगे। इसका मतलब 10 पिकोग्राम है तो 20 पिकोग्राम विल बी द मास ऑफ द पेरेंट सेल। जेनेटिक मटेरियल का मास जो होगा पेरेंट सेल का वो 20 पिकोग्राम होगा, यानी कि G1 का मास भी 20 पिकोग्राम हुआ। अब G1 तुमको क्वेश्चन में पूछे G2, तो इसका मतलब 20 पिकोग्राम G1 में है, इसके बाद S फेज कराओगे, DNA रेप्लिकेट करेगा, फिर G2 में आओगे तो 20 पिकोग्राम का हो जाएगा तुम्हारे पास 40 पिकोग्राम, एंड दैट इज हाउ यू प्रोसीड। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि ये जो मास वाले क्वेश्चन हैं इनमें कैसे प्रोसीड करना होता है। एक फंडामेंटल है, बस ये गोला गोला वाला डायग्राम याद रखोगे, हर तरह के क्वेश्चन तुम इस चीज़ के करते चल जाओगे। मियोसिस के इसमें कोई भी प्रॉब्लम तुमको नहीं होगी, ठीक है। जनरल फेजेस तो मैंने तुमको बता ही दिए। फिर एक बहुत ही ज़्यादा ईजी पीजी क्वेश्चन पूछता है कि यार देखो ध्यान से, जब हम एनाफेज की बात करते हैं तो अब ये जो तुम्हारे सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ये है तुम्हारा डबल इक्वेटोरियल प्लेट। दोनों का फर्क को समझ के रखो, कभी गलत नहीं करोगे, है ना। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम रहती है इसलिए सारी गलतियाँ होती हैं इस चैप्टर में। कंसेप्चुअली स्ट्रांग रख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। देखो तुम्हारे सामने 2 सिनेरियो मैंने बना दिए, ठीक है। अब जो पहला वाला सीन है ये तुम्हारा डबल इक्वेटोरियल प्लेट, ये जो आया तुम्हारे पास डबल इक्वेटोरियल प्लेट, ये सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। ये माइटोसिस नहीं, ये तुम्हारा मियोसिस 2 के
मेटाफेज 2 का फेज होता है, याद रखना ये मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 है। और ये जो तुम फेज देख रहे हो ये तुमको माइटोसिस में देखने को मिलता है मेटाफेज में, ऑल्सो ये तुमको मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को बिल्कुल से। शायद मैंने यहां पर कुछ गलत मेंशन किया, एक सेकंड रुको, ये मैं वापस लिख दे रहा हूं, ये थोड़ा सा लिखते लिखते फ्लो में, ये मियोसिस 1 का मेटाफेज 1 का फेज आता है तुम्हारे पास। ठीक है, मैं शायद 2 लिख दिया था। ठीक है, तो मियोसिस 1 का अल्टीमेटली, एक सेकेंड, हाँ, तो ये मियोसिस 1 मेटाफेज 1, ये माइटोसिस और तुम्हारा मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 का फेज हुआ। ठीक है, अब ध्यान से इसमें देखो, इसमें हर इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो है, होमोलॉग जो क्रोमोसोम है वो सिर्फ एक साइड से जुड़ा हुआ है, इसमें हर इंडिविजुअल 2 साइड से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें याद रखोगे कि अटैचमेंट के पॉइंट कितने, की एक साइड से जोड़ रखा है कि 2 साइड से जोड़ रखा है। ठीक है, दूसरा एक और चीज़ इसी में तुमने ध्यान से पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसी में मैं तुमको एनाफेज भी रिलेट कर दे रहा हूं कि जब मैं एनाफेज की बात करूंगा इस वाले सिस्टम में, ठीक है, तो यहां पर स्प्लिटिंग कैसा हुआ देखो ध्यान से, कौन कैसे अलग हो रहा है, इसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है इसमें। जस्ट चेक दिस आउट कि आखिरकार अलग हो कैसे रहे। मैं इनको ऐसे ड्रॉ कर ले रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना इसमें द सिस्टम इज इंटैक्ट, यानी कि सेंट्रोमियर अभी भी जुड़ा हुआ, एक पॉइंट पर है, सेंट्रोमियर एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों के दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं? तो तुम ध्यान रखना हमेशा कि मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में सिस्टर क्रोमेटिड्स डू नॉट सेपरेट। यहाँ सेपरेशन होता है तो किसका होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। तो डायरेक्ट सा सवाल आता है कि क्या इसमें सेपरेशन होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में, तो देयर इज नो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, एक बहुत ही मेजर पॉइंट है। ठीक है, अब ऐसे ही माइटोसिस में और मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ध्यान देना यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स स्प्लिट, और नहीं सॉरी, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट और सेंट्रोमियर स्प्लिट, ये लैंग्वेज आती है तुम्हारी। ठीक है, तो इस लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर ऑलरेडी बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। तो नटशेल में इतने क्वेश्चंस आते हैं प्रोसेसेस के ऊपर, है ना, कि मियोसिस 1 मियोसिस 2 पे इतने सारे क्वेश्चन निकलते हैं। इसमें एक और सवाल आता है बड़ा प्यारा सा, मैं वो भी ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल आता है इंटरकाइनेसिस के रिगार्ड में। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि इंटरकाइनेसिस इज द शॉर्ट लिव्ड फेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक, देर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन इन दिस फेज इन पर्टिकुलर। इसको दिमाग में डाल करके बिल्कुल से रख लोगे कि इसमें कोई सा भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, फिर ये भी पूछता है कि क्या मियोसिस में हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हैपेंस? सो देयर इज अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन व्हेन वी टॉक अबाउट मियोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट माइटोसिस देयर इज अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ऑल्सो इन मियोसिस देर आर 2 साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2, एंड इन माइटोसिस देर इज जस्ट सिंगल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। याद रखना है इस चीज को। ठीक है, बाकी तो तुम पिछले लेक्चर्स फॉलो कर लो माइटोसिस मियोसिस के, अगर कंसेप्चुअल कहीं प्रॉब्लम है तो वो भी हो जाएगा, और जनरल अगर पूछते हैं, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट ब्रीफ कर दे रहा हूँ। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसोल्यूशन, ठीक है, और ऑर्गेनेलीज का गायब होना, इसी को अर्ली लेट में क्लासिफाई कर लो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है लेट प्रोफेज में, कंडेंसेशन शुरू हो रहा है अर्ली प्रोफेज में। मेटाफेज इक्वेटोरियल प्लेट, बेस्ट फेज टू स्टडी द साइज, कॉमन क्वेश्चंस हो गए। एनाफेज बेस्ट फेज टू स्टडी द शेप। अब एनाफेज में सेपरेशन किसका हो रहा है? सिस्टर क्रोमेटिड का कि होमोलॉगस क्रोमोसोम का, पहले बता दिया मैं। टीलोफेज रिवर्स ऑफ प्रोफेज, खत्म कहानी। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के कॉमन क्वेश्चंस रहे। ठीक है, प्रोफेज में ऑल्सो सेंट्रियोल स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द पोल और लास्ट में वो पहुंच करके अपना स्पिंडल एपरेटस बनाते चल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आता है पीएमएटी के ऊपर। ठीक, ये भी ध्यान रखते चलोगे बिल्कुल से। फिर कभी कभी G1 G2 पे भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो G1 जो पोर्शन है, नॉर्मल सेल ग्रो करता है, सेल अपना नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन वोटीन बनाता है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, और G2 फेज में मतलब बेसिकली अब डिवीजन फोकस्ड प्रोटीन्स वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक फेज पे और सवाल आता है G0 फेज। तो G0 पर याद रखना, G0 इज द फेज, क्विसेंट फेज भी कह सकते हो। शांत सेल जो है समझ लो डिफरेंशिएट हो गया, एक मेरिस्टेमेटिक सेल मान लो डिफरेंशिएट कर रहा है, वैसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जो G0 फेज की बात है,
In that particular phase, a cell suspends its cell cycle and exits G1. ठीक है, याद रखना NCERT की लाइन है exiting G1 and suspension of cell cycle, extremely important line with regard to G0 phase. दिमाग में याद करके रख लोगे इसको G1S और G2 के रिगार्ड में, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस, मतलब कुछ प्रोबेबल जनरल इन नटशेल ना, इतना अगर ऐसे 2 बार सुन लोगे इसी वीडियो को तो तुम्हारा माइटोसिस मियोसिस एक बार खट रिवाइज भी हो जाएगा और पॉसिबल क्वेश्चंस भी तुमको एक बार रिकॉल होते चल जाएंगे, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बिफोर आई एंड, याद रखना अनअकैडमी कॉम्बैट के रिगार्ड में कि दिस इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग टेस्ट जिसमें तुम बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप जीत सकते हो। हर संडे को होता है, खाली ज्वाइन करते वक्त याद रखना ये एनरोलमेंट कोड डाल लेना, बड़े फायदे में रहोगे, ठीक है, एकदम सब कुछ सेट रहेगा। बाकी प्लस के ऊपर ऑलरेडी बैचेस ऑनगोइंग हैं, तुम उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। 2021 के लिए बैच ऑनगोइंग है, हम लोग 1 शॉट लेक्चर्स कर रहे हैं। इन लेक्चर्स की खास बात ये कि एक क्लास एक चैप्टर पूरा कवर होता है, थॉरो कवरेज, हर एक एस्पेक्ट को एनसीईआरटी का थॉरो रिव्यू होता है और बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, तो ये चीज़ मिस आउट कभी ना करें। मिलते हैं बहुत जल्द हम लोग अगली क्लास में इसी अनअकैडमी नीट मास्टर्स के ऊपर। तो अगर चैनल पे एनरोल नहीं हो तो फटाफट से जो है चैनल पे एनरोल्ड कह रहा हूँ, ये अनअकैडमी क्लासेस की आदत हो गई है ना, कोई बात नहीं, तो अनअकैडमी यहाँ पर नीट मास्टर्स में सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखो अपना, मजे करो और पढ़ते रहो बहुत अच्छी तरह से।